हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की यूनिट के लिए और हमने पढ़ा डायमेंशंस को, डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस एंड डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें प्लैंक कांस्टेंट है, इसके लिए डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमें प्लैंक कांस्टेंट से रिलेटेड कोई फॉर्मूला जो है ना, कोई रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए, फिजिकल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए और कुछ बेसिक जो है जैसे फोर्स हुआ, एनर्जी हुआ, डिस्टेंस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, इनकी डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे जो है ये है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्स होता है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज T-1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें एच का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एच वो हमें मिलेगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई यानी एनर्जी अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये होता है हमारे पास M1L2T-2। ठीक है, और ये वाला हमें याद होना चाहिए एनर्जी के लिए, और ये T-1। ठीक है, तो हमें एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा, वो मिलेगा M1L2T-1। ठीक है, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट आगे से ये याद रख सकते हो, एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपके शॉर्ट ट्रिक क्या बोल सकते हो, एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायमेंशन फॉर्मूला याद रखने के लिए तरीका है कि एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है और टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। जिससे हमें फाइंड करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो क्या होगा जी के लिए। तो अब जी के लिए रिलेशन जो है वो हमें पता है, F इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमारे पास जी का रिलेशन क्या होगा, जी हमें मिलेगा जी इजिकल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी जो है वो हमें मिलेगा, जी इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ M1 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ M2। ओके, तो फोर्स जो है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1L1 T-2। ओके, और आर स्क्वायर के लिए हो जाएगा L2। ठीक है, M1 के लिए M1 और M2 के लिए भी M1। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा M स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर M है तो ये हो जाएगा M-1 L3 T-2। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकला। ठीक है, अच्छा एग्जांपल के लिए हम एक और ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसका रिलेशन जैसे मैं बताता हूँ वो होता है F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है उसके रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा F अपॉन 6 पाई आर वी। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू ये, यानी कि इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला में लेना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 6 पाई आर और वी, है ना। तो F के लिए होगा M1L1T-2 अपॉन, देखिए 6 पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके लिए हमारे पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा, वो होता डायमेंशनलेस। R के लिए होगा L1 और वेलोसिटी के लिए होगा L1T-1। ठीक है, तो रिजल्ट हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वो मिलेगा M1L-1T-1। ये हमारे पास मिला डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो अब हमें डायमेंशन फॉर्मूला है वो निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं उनकी एप्लीकेशन पे।
एप्लीकेशन से पहले यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला की प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मैं लास्ट सेशन में बताया था आखिरी में, जिसमें हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने होते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑप्शन के अंदर पेयर्स दिए होते हैं डायमेंशंस के, जिनमें हमें पूछा जाता है कि बताइए विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स है सेम डायमेंशन, या फिर पूछा जाता है कौन से पेयर है जिनके पास डायमेंशन जो है वो अलग अलग है। तो ये कॉमनली पूछे हुए एग्जांपल है जो आज जीपीपी में भी तुम्हें मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन जो है वो सेम है। वैसे हम निकाल के भी कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक जो है वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि ये देखते हैं, हम बात करते हैं M0 L0 T-1। तो अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी के लिए देखा जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखी जाए, एंगुलर वेलोसिटी देखी जाए, है ना, या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोली जाए। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो इन सभी के जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, M0 L0 T-1। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल, लेटेंट हीट, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज L2 T-2। अच्छा, ये थर्ड वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट सेकंड वाले में, थर्ड वाले में क्या है देखिए, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट, ये सभी की बात कर रहे हैं ना, तो ये सभी की डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है, दैट इज M1 L2 T-2। यानी एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी की डायमेंशन सेम होगी। टॉर्क जो होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है टॉर्क। ये भी होता है फोर्स जो होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनके सभी के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, क्वांटिटीज अलग अलग है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि फोर्स है, वेट है, थर्स्ट है, एनर्जी ग्रेडियंट है, इन सभी की डायमेंशन जो आती है वो सेम होती है। अच्छा, ये नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ये होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये सभी जो डायमेंशन है ना, सभी फिजिकल क्वांटिटी, इनकी डायमेंशन भी सेम होती है, जैसे M1 L-1 T-2। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, और इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए कौन से कॉम्बिनेशन है, डायमेंशन सेम है, तो वो हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। चलो, अब आगे यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन पे। जो डायमेंशंस है उनकी जो एप्लीकेशन है, तो हम उन्हें तीन जो है एप्लीकेशंस में स्टडी करते हैं। जैसे पहला जो है दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दूसरा है टेस्ट टू वैलिडेट द करेक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन और फॉर्मूला, कि पर्टिकुलर जो फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं, उसको चेक करते हैं हम डायमेंशन से। और थर्ड है टू derive a relation between different physical quantities in any physical phenomena। ओके। तो ये तीन एप्लीकेशन के अंदर हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन पे, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो देखिए ये असल में है क्या, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी मेजरमेंट जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई मेजरमेंट जो है उसका कोई यूनिट सिस्टम है ना, एक यूनिट सिस्टम जो है वन यूनिट सिस्टम है, जिसके लिए यूनिट सिस्टम जो यूनिट है वो U1 है ना। U1 जो होगा फिर वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C। ये है पहला यूनिट सिस्टम, और इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें N1 दिया है ना। यूनिट सिस्टम 2 की बात करें, जिसमें हमारे पास U2 जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C।
देखिए मैंने बताया था कि जो डायमेंशंस होता है दैट डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी नॉट यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम चेंज हुआ है, उसकी वजह से M1 L1 T1 जो है M2 L2 T2 हुआ है, बट उनकी डायमेंशन जो है वो सेम है। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इस कंडीशन पे मैग्नीट्यूड जो है वो हम लिखेंगे N2। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो हमने देखा था, हमने कहा था इस कंडीशन में जो रिलेशन होता है ना, पर्टिकुलर गिवन मेजरमेंट के लिए, वो हम यहाँ से बोलते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। तो यहाँ से हम N2 जो है वो निकाल सकते हैं। N1 जो है वो पहले सिस्टम के अंदर इसका मैग्नीट्यूड है, U1 जो है पहला यूनिट सिस्टम है, U2 जो है वो सेकेंड यूनिट सिस्टम है। तो यहाँ से हम रिलेशन यूज़ करके जो N2 है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे N2 का हमें रिलेशन मिलेगा N2 इज इक्वल टू N1, U1 और U2 की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मिलेगा डायमेंशन फॉर्मूला M1 अपॉन M2, है ना, पावर A इंटू, है ना, दूसरा जो है लेंथ, तो L1 अपॉन L2 पावर B, है ना, T1 अपॉन T2 पावर C। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल रिलेशन आ गया अगर मुझे एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो। M1 M2 जो है वो मास यूनिट होंगी, L1 L2 लेंथ यूनिट और T1 T2 जो होगा वो टाइम यूनिट होगा। A B C जो है उनकी डायमेंशन होगी जो सेम है, N1 पहले सिस्टम में मैग्नीट्यूड और N2 दूसरे मैग्नीट्यूड में, दूसरे यूनिट सिस्टम में। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, हमें पता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर मैं यूनिट सिस्टम चेंज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि CGS के अंदर यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर ये 9.8 जो मैग्नीट्यूड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वो कितना होगा, वो कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, तो हम क्या हमें पूछा हुआ है N2, ठीक है, N1 हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास 9.8, है ना। N1 जो है हमें दिया हुआ है वो कितना है 9.8। ठीक है, M1 जो होगा वो केजी में होगा, M2 जो होगा वो ग्राम में होगा। ठीक है, L1 जो होगा वो मीटर में होगा, L2 जो होगा वो होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, T1 जो होगा वो सेकेंड में होगा और T2 जो होगा वो भी सेकेंड में होगा। तो ये जनरल आइडिया हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए N2 मैग्नीट्यूड हम रखेंगे N1 वो है 9.8, ठीक है, M1 केजी, M2 ग्राम। अब देखिए ये चीज़ है कि जो डायमेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए। जो आपके पास जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है, एक्सलेशन के लिए जो डायमेंशन होता है वो होता है M0 L1 T-2, है ना। तो यहाँ आएगा L0 M0, L1 जो आएगा वो मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, टाइम के लिए सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 9.8, ये पावर जो है वो 0 होते तो 1 कर ही देगा, और मीटर जो है ना, मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1। देखिए सेकेंड अपॉन सेकेंड जो है ये भी हट जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिला 9.8, 100 है ना, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया 100, कितना हो गया ये आया 9.8 इंटू 100 यानी 980। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सेकेंड सिस्टम है CGS के अंदर अगर बात करें तो CGS के अंदर जो G की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन फोर्स जो है वो डाइन में कितना होगा। तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट सिस्टम जो है MKS से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें N2 चाहिए, तो N2 हम क्या बोलेंगे 5, ठीक है, केजी अपॉन ग्राम। ठीक है, देखिए इतना समझ में आ गया ना। फर्स्ट यूनिट जो है वो केजी मीटर और सेकेंड के अंदर है, और जो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है M1 L1 T-2, यानी ये हो गया M1। ठीक है, लेंथ के लिए मीटर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, M1 L2
सॉरी m1 l1 t माइनस 2, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर माइनस 2, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 5 kg जो होगा वो होगा 1000, है ना, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, मीटर होगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड जो है वो तो सेकेंड में रहेगा, तो हमें मिल जाएगा 5, है ना। देखिए यहाँ पे ग्राम से ग्राम हट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड, तो ये मिलेगा 1000 इंटू 100, ठीक है, और ये होगा 1, ये हमें मिलेगा 5 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 5 डाई, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका होता है एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन में, दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है। देखिए एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसा मैं बोला हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला भी था, वो हमें मिला था g इज इक्वल टू m-1 L3T-2, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए एम के एस टू सी जी एस पर कन्वर्ट करना है, तो एम के एस के अंदर जो होगा वो होगा के जी मीटर और सेकेंड, और सी जी एस के अंदर होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला है वो रखना है n2 इज इक्वल टू n1 6.67 इंटू 10 पावर -11, ये तो पहले यूनिट सिस्टम के अंदर उसका मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा, मास केजी अपॉन ग्राम पावर -1, ठीक है। लेंथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 3, ठीक है। सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2, ठीक है। 6.67 इंटू 10 पावर -11 केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो यह आएगा आपके पास 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर -1, ठीक है। 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 3, सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ग्राम ग्राम हट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, सेकेंड सेकेंड हट गया, तो हमें मिलेगा 6.67 इंटू 10 पावर -11 1000 यानी 10 पावर -3, ठीक है। 100 पावर 3, तो 100 मतलब 10 पावर 2 पावर 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा 6 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करेंगे, देखिए कितना मिलेगा 6.67 इंटू 10 पावर +3 कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 10 पावर -8। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा वो हमें ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, तो टू चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय सिंबल्स हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पहले बताई थी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होता है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, तो दोनों साइड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी करेक्टनेस के लिए हम चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि बोथ साइड जो है वो ईच टर्म जो है उनके डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना। देखिए एक बात समझिएगा कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो होती है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए उसे दो पैरामीटर जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। पहला वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा जो है वो फिजिकली भी करेक्ट होना चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट हुआ, है ना, तो फिजिकल करेक्ट होना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि हम बोलते हैं एच इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए अगर ये फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, तो उसके लिए डायमेंशन ऑफ एस जो है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन है एस जो होगा वो होगा L1 यू टी, यू मतलब L1 T-1, ठीक है, और टाइम के लिए आएगा T1, ठीक है। और हाफ जो है उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। एक्सलेशन के लिए होगा L1 T-2 और T2 के लिए होगा T2,
तो देखिए यहाँ पे L1 इजिकल टू L1 इजिकल टू L1 मिल रहा है, यानी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो ऐसी कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है उसको अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी डायमेंशन जो है वो बोथ साइड चेक करेंगे। अगर डायमेंशन जो है वो बोथ साइड सेम है तो वो फिजिकली जो इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ओके, देखिए इसमें एक चीज़ बता देते हैं, जैसे हम बोलते हैं एस एनथ, किसी n सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है u प्लस 2n-1 a/2। तो जो एसेंथ होता है, एसेंथ का फॉर्मूला हम देखते हैं, दैट इज n सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस 2n-1 a/2, है ना। अब इसको अगर मैं डायमेंशनली चेक करूँ तो हमें ये फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट लगता है। मतलब यहाँ पर यूनिट देखेंगे तो ये यूनिट जो है वो लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट है ये लेंथ है, ये जो है वो L t-1 लगता है, और यहाँ पर जो यूनिट है वो एक्सलेशन की लगती है, यानी L t-2। इसका मतलब ये जो यूनिट है वो क्या है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली तो मतलब फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि डायमेंशन जो है इसमें इनकरेक्ट आ रहा है। बट एक बात समझिए कि जैसे हमें पहले पॉइंट बताया था कि अगर हम किसी फिजिकल इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख देते हैं तो हमें वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट लगती है, बट एक्चुअली वो जो है वो करेक्ट होती है। तो इसमें हमने क्या है, टाइम की वैल्यू रखी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे ये है क्या, वो ut है, और यहाँ पे a t स्क्वायर है। डायमेंशन जो आएंगी, डायमेंशन जो है वो सेम है ना, बट हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है, तो इसलिए हमें ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट लगती है, बट एक्चुअल में ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अच्छा, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें बोला हुआ है t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो किसी पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास 2π√L/g। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ t जो है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2π एंड डायमेंशन ऑफ रूट ऑफ L/g, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं राइट साइड देखूँ तो डायमेंशन ऑफ 2π जो होगा वो m0 L0 t0 होगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। यहाँ पे हम बात करें डायमेंशन ऑफ रूट ऑफ L एंड डायमेंशन ऑफ रूट ऑफ G के लिए। तो डायमेंशन रूट ऑफ L जो होगा वो क्या होगा, L पावर हाफ, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ G की बात करेंगे वो होगा L1t-2, है ना। उसकी पावर जो आएगी वो हाफ आएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं L पावर हाफ t-1। देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से L1 हट सॉरी हाफ हाफ जो है वो हट रहा है, तो यहाँ हमें मिलेगा t1। तो देखिए जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो डायमेंशन सेम आ रही है, यानी ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो अभी हमने दो एप्लीकेशन देखी डायमेंशंस की। ये जो सेकंड एप्लीकेशन है वो कई बार एग्जाम में भी काम आती है, कि हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और कई बार ये होता है कि ऑप्शन जो है वो हम हटा सकते हैं। अगर वो इक्वेशन जो हम उसमें ऑप्शन में देखते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो करेक्ट नहीं होगा। तो हम कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी ये डायमेंशन प्रॉपर्टीज जो है उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी थर्ड एप्लीकेशन जो है उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और आज के सेशन के जो एग्जाम्पल्स है वो डीपीपी में आपको मिल जाएंगे। ओके।